Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. चलो, so let's start our revision. Hmm. Today we are going to discuss second unit. है ना? So, screen is visible. Lecture 1 है ना? ठीक. No, sir, not visible. अरे कैसे नहीं दिख रहा? मैंने शेयर तो करा है. Now it is visible. देखो दिखा कि नहीं अब आप लोगों को? Yes, sir. ठीक, चलो है ना. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो सेकंड यूनिट है basic construction. After that different configuration BJT है ना. और इसके अलावा VI करेक्टरिस्टिक्स और VI करेक्टरिस्टिक्स की में क्या क्या प्रॉपर्टीज है एंड हाउ विल वी फाइंड which configuration is suitable for amplification operation and which configuration is suitable for the switching operation है ना. So ये सारी चीजें हम देखेंगे ट्रांजिस्टर में. तो बेसिकली क्या है कि before invention of the transistor there was a concept of diode triode valve है ना. तो वैक्यूम डायोड और वैक्यूम ट्रायोड चलते थे उस समय. तो सिमिलर लाइक द ट्यूबलाइट है ना. ट्यूबलाइट आपने देखा, एक साइड एनोड कैथोड इनर्ट गैस होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. तो इस तरह के कॉन्सेप्ट था. तो मेजर प्रॉब्लम ये थी उस समय पे. फंक्शंस तो सारे ये होते थे डायोड और ट्रांजिस्टर के जो हम करते हैं, बट हाई वोल्टेज हाई करंट पे और मोर देयर वाज मोर पावर कंजप्शन, लार्जर साइज वाज देयर. तो इस तरह की जो डिवाइसेस थी वो डिवाइसेस को हमने रिप्लेस किया सेमीकंडक्टर से. तो ये वर्डीन, बर्टन और सॉकली इन्होंने 1948 कॉन्सेप्ट दिया था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का. तो वहां से बात करते हैं कि कंपैरिजन में लॉन्ग लाइफ, हाई इफिशिएंसी, ये सब उससे बेटर थी. स्मॉलर साइज था, कॉस्ट भी कम हुई. इसके बाद भाई बड़ा साइज है, ज्यादा डिवाइसेस उसमें कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली कॉस्ट भी ज्यादा होगी उनकी. तो ये जो कॉस्ट है वो यहाँ पे कम कर दी. और बड़ा एडवांटेज ये था कि लो वोल्टेज लो करंट पे हम काम कर रहे हैं, मींस पावर कंजप्शन जो है कम हो गया है ना. तो फर्स्ट नेम सजेस्ट दैट बाइपोलर जंक्शन. तो बाइपोलर मींस टू पोलरिटी ऑफ द फ्लो ऑफ करंट है ना. एक इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होगा, दूसरा होल्स के कारण फ्लो होगा करंट. तो एट ए टाइम अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर में दो साइड करंट फ्लो होगा और रिजल्टेंट करंट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट है ना. तो एक होल्स के कारण फ्लो हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो हो रहा है. दैट्स व्हाई वी कैन से बाइपोलर. ट्रांजिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रांजिस्टर ये कहता है कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस है ना. मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे. बाकी सब जो मटेरियल्स है वो आपको अवेलेबल होगा. आप एज यू ऑल आर कनेक्टेड ऑन रोल प्लेटफॉर्म, सो यू कैन डाउनलोड लेक्चर्स. इसी तरह के हैंड रिटन लेक्चर्स रखा है मैंने. फर्स्ट यूनिट में जरूर उस समय रखे थे वर्ड सिंपल टेक्स्ट में, बट उसके बाद मैंने हैंड रिटन लेक्चर्स जो है वही रखे हैं. तो आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से मटेरियल आपको मिल जाएगा सफिशिएंट. उनको पढ़ो, जो डाउट्स है वो यार डिस्कस करेंगे है ना. बट एज यू पीपल हैव नॉट अटेंडेड क्लास बिफोर, सो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी वो डिस्कस कर सकते हो. जो डाउट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे है ना. और मैं एक क्विक रिवीजन के मोड में हूँ इस समय की मूड में हूँ कि क्विक रिवीजन कराया जाए. आफ्टर ऑल लेटरल एंट्री स्टूडेंट, आई होप दैट यू पीपल आर very well aware regarding the basic devices, diode transistors, field effect transistor, etc etc. तो कोशिश ये नोट्स पढ़े. आपको बहुत मैंने रखा है और सिंपल लैंग्वेज रखी है, जो डिफरेंट बुक्स को कंसीडर करके ये नोट्स बनाए हैं. तो आपको समझ में आएगा. जहाँ कोई डाउट्स हो, जहाँ कोई प्रॉब्लम लगती है,
so that we can discuss here, है ना। तो आई थिंक कि अभी अपने पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, एज योर थर्ड मिड सेमेस्टर हैज अनाउंस, तो उसके बाद जो है एग्जाम की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, है ना। तो ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट क्या है कि ट्रांसफर, मैंने जैसा बोला कि यार डिवाइस है एंड देयर आर टू जंक्शन, है ना, इमीटर बेस्ड जंक्शन एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। अगर हम एक सपोज दैट कि एक टर्मिनल को कॉमन कर देते हैं किसी को भी, फॉर एग्जांपल कॉमन बेस में या कॉमन एमीटर में कहीं पे भी कर देते हैं, तो आपको ये दो जंक्शंस मिलते हैं, मींस बेस एमीटर जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन। तो जो कॉन्सेप्ट कहता है कि वन जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस एंड सेकंड जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस फॉर द एम्पलीफिकेशन एक्शन। और इस एक्शन में जब हम बात करेंगे तब क्या होगा कि एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस ये कहता है कि जंक्शन रेजिस्टेंस इज वेरी लेस, है ना। फॉरवर्ड वाइज में अगर हम पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड वाइज में वोल्टेज लगाते थे तो वेरी लेस वोल्टेज पे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता, वाइल इन रिवर्स वाइज जो वोल्टेज फ्लो करंट और उसमें भी बहुत माइनर करंट फ्लो होता था, जबकि हम ये नॉर्मल डायोड और ट्रांजिस्टर को ब्रेकडाउन के लिए ऑपरेट नहीं कराते हैं, है ना। तो दैट मीन्स एक जंक्शन पे फॉरवर्ड वाइज है, दूसरे जंक्शन पे रिवर्स वाइज है। दैट मीन्स अगर आइडियल बात कर रहे हैं तो फॉरवर्ड वाइज जंक्शन ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस एंड रिवर्स वाइज जंक्शन ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो ये जो एक ही डिवाइस के अंदर जो रेजिस्टेंस का ट्रांसफर है, जो रेजिस्टेंस का वेरिएशन है, दैट कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। सो दैट्स व्हाई द नेम इज द ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर, है ना। दोनों के एक ट्रांसफर का स्टार्टिंग ले लिया है उन्होंने, इनिशियल ले लिया है, और रजिस्टर का लास्ट एंड के ले लिए हैं वर्ड्स, तो उसको एक मिला के वर्ड बनाया, दैट इज द ट्रांजिस्टर। सो इज दैट क्लियर? अभी तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? बताए फटाफट सर। हाँ, ठीक है। तो इसके बाद जब बनाने का जो प्रोसेस है, डिजाइन करने का प्रोसेस है, वो एक सेमीकंडक्टर वायर लिया, उसके दो साइड एक सिमिलर टाइप की इम्प्योरिटी ऐड किया, आइदर इट मे बी ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, तो एन या पी बना दिया, और उसके बीच में एक वेस जंक्शन बनाया है जो अपोजिट टाइप की, मतलब दूसरे जो डिफरेंट टाइप की ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जस्ट डिफरेंट दैट, दो एंड पे जो हमने इम्प्योरिटी ऐड करी है उससे डिफरेंट। तो ये एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट है जो हमें दिखाई देता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अच्छा, मैंने ये जो डायग्राम्स बनाए हैं इसमें सब कुछ दिख रहा है, क्लियर कट है ना। बेस जंक्शन देखें तो बेस जंक्शन नैरोअर होता है, सबसे जो इसकी विड्थ है वो सबसे कम होती है। देन इमीटर जंक्शन की विड्थ, और उसके बाद कलेक्टर जंक्शन की विड्थ। तो उसके सबके रीजन है कि बेस जंक्शन में हमें क्या है कि चार्ज कैरियर्स का ट्रांसपोर्टेशन कराना है बेस जंक्शन से, इसलिए हम बेस जंक्शन को सबसे छोटा रखते हैं। और कलेक्टर जंक्शन को सबसे बड़ा इसलिए रखते हैं कि यहाँ पे जो है चार्ज कैरियर्स का ड्रेन होना है ना, ड्रेनेज। जैसे फिटिंग के बारे में हम बात कर रहे थे तो ड्रेन रखा था टर्मिनल, तो सिमिलरली कलेक्टर टर्मिनल पे यहाँ पे ड्रेनेज होना है, या कलेक्ट चार्ज कैरियर्स कलेक्ट और रिमूव होंगे, तो यहाँ पे उनके कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे। इन दैट केस देयर विल मोर हीट विल प्रोड्यूस, सो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड सम टाइप ऑफ हीट सिंक इन दिस ट्रांजिस्टर। सो इसके कारण से इसका एरिया जो है सबसे बड़ा रखा है। अच्छा, डोपिंग की बात करें तो एमीटर जंक्शन जो है ना, एमीटर टर्मिनल है इसका, एमीटर पे सब मेजोरिटी चार्ज कैरियर यहाँ से एंटर करते हैं, यहाँ से मूव करते हैं, तो यहाँ डोपिंग लेवल सबसे ज्यादा इसका, देन कलेक्टर का, और बेस का सबसे थिन रखते हैं, थिन भी रखा है, और डोपिंग भी सबसे कम रखी है, क्योंकि यहाँ पे हम जस्ट वी आर यूजिंग फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पज। तो ये इनके कंस्ट्रक्शन डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पे ये सिंबल देख सकते हैं। तो सिंबल में एनपीएन ट्रांजिस्टर के एमीटर टर्मिनल पे एरो आउटवर्ड होता है, जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर टर्मिनल पे एरो इनवर्ट होता है, दैट शोज द फ्लो ऑफ होल्स और फ्लो ऑफ करंट। तो एनपीएन टर्मिनल पे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, एमीटर टर्मिनल्स पे इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएंगे, that means current will be outward। पीएनपी पे यहाँ होल्स अंदर की तरफ आएंगे, that will current will be
So I hope this diagrammatic approach will give you some brief introduction regarding the transition दोनों के एरिया और दोनों के डोपिंग सब यहाँ मेंशन किया है। तो ये ट्रांजिस्टर के बारे में जो भी था वो यहाँ तक मैंने डिस्कस कर लिया है ना। नाउ वी आर मूविंग अनवाइज्ड ट्रांजिस्टर, है ना। तो क्या होता है कि कोई डाउट है अभी तक यहाँ किसी को, कोई क्वेश्चन? नो सर। चलिए ठीक है ना। अभी क्या है कि जैसे ही हमने ट्रांजिस्टर को फैब्रिकेट कर दिया है ना, बना दिया ट्रांजिस्टर को, तो बेसिकली एक जनरल लैंग्वेज जो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि दो एन टाइप जंक्शन के बीच में एक पी टाइप जंक्शन को जोड़ दिया, पी टाइप लेयर को जोड़ दिया, फिर बनाया। बट एक्चुअल प्रोसेस इज लिटिल बिट डिफरेंट। सेमीकंडक्टर वार लिया, कोई भी सेमीकंडक्टर बार लेने के बाद दोनों के साइड में उसमें एन टाइप और बीच में पी टाइप इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया। दैट इज द डिफरेंट प्रोसेस, हीटिंग प्रोसेस, और हीटिंग प्रोसेस या फिर प्रेस करके भी कर सकते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। दैट विल वी विल सी इन वीएलएसआई। तो यहाँ पे ये बनाने के बाद क्या होता है कि नॉर्मल डायोड की तरह पीएन जंक्शन डायोड बनता, मतलब पीएन में डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आता है इफेक्टिव बेस विड्थ, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि ये चूंकि थिन है, ये इन एमीटर और कलेक्टर रीजन की डोपिंग लेवल जाना है, तो डोपिंग लेवल जाना होने के कारण वो जो डिप्लीशन लेयर है ना, वो उनमें जाना डीप नहीं जाती। बट ये बेस जंक्शन में डोपिंग लेवल भी कम है, थिन भी है, पतला भी है, तो इसमें क्या है कि अंदर तक जाना, इसके कंपैरिजन में एमीटर और कलेक्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो है ना, ये और जाना अंदर तक जाती है, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी जो कैरियर्स हैं वो कम हैं, तो उठ के चले जाते हैं, तो ये मोबाइल आयंस जाना हो जाएंगे। तो इसके कारण इसका जो बेस का जो रीजन है, बेस का एक्चुअल जो रीजन है, दैट विल reduces और इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव बेस विड्थ, है ना। तो ये यहाँ पे इसी बारे में डिस्कस किया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ से। वो रीजन क्या है इसका कि डोपिंग कम है, इसकी एरिया भी कम है इसका, तो इस कारण से ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जब किसी जो नॉर्मल पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर को जब हम बना देते हैं, तो उसके बाद इसमें इस तरह से डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द अनवाइस्ड ट्रांजिस्टर, है ना। अभी क्या होता है कि ट्रांजिस्टर की वाइसिंग, अब ट्रांजिस्टिंग करने जाते हैं वाइस एज एन एम्पलीफायर अगर हम बात करते हैं, तो एमीटर बेस जंक्शन को, ये सिम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, अगर बेस को कॉमन रखा है हमने, बेसिकली क्या है कि इट इज 3 टर्मिनल डिवाइस। तो हाउ वी विल यूज दिस डिवाइस, है ना। अगर 3 यूज कर रहे हैं तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, तो इसमें तो कुछ नया नहीं हुआ। तो इसके लिए करते हैं हम, जब इसको 3 टर्मिनल की तरह यूज करते हैं, तो इसमें एक टर्मिनल को कॉमन बना देते हैं नेटवर्क। तो एक टर्मिनल को आवाज क्या क्या हुआ, मेरी आवाज में कुछ गड़बड़ है? सर बीच बीच में रुक जाती है, बंद हो जाती है। की क्लास में भी यही हो रहा था, बार बीच बीच में जो आज क्या है थोड़ा सा है ना, बट कॉन्सेंट्रेट करें। तो क्या है यहाँ पे देखें तो हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर, दैट मींस ये एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज कर रखा। अभी सही आ रही ना आवाज? यस सर, अभी सही आ रही है। तो एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज कर रखा है और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स वाइज कर रखा है। तो यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रखा है, तो देख सकते हैं दोनों पी को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और एन को यहाँ जो कलेक्टर वाला पी है इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया है, दैट मींस इट इज रिवर्स वाइज। एंड यहाँ देखिए बैटरी का जो डिफरेंस है, that is forward wise में we are in need of very less voltage and reverse wise में we are in need of
हायर वोल्टेज। सो ये डिफरेंस आपको इस तरह से दिखाई देगा। जो सिस्टमेटिक डायग्राम मैंने बना रखे हैं उनको ध्यान रखें, तो ये डायग्राम बहुत कुछ एक्सप्लेन करते हैं, उससे आप समझ सकते हैं ना। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है और ये कंस्ट्रक्शनल फॉर्म है ना। सिमिलरली एनपीएन ट्रांजिस्टर वाइसिंग, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए भी एमीटर को यहाँ पे फॉरवर्ड वाइज कर रखा है एंड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, और ये कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स वाइज कर रखा है, दैट मींस एन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ये देखें यहाँ से, है ना। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या करना है। एज एन एम्पलीफायर जब हम काम करा रहे हैं तो ये क्या करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करता है। तो वी विल सी दैट हाउ, है ना। तो ये वीक सिग्नल के यहाँ पे क्या है कि लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वीक सिग्नल के लिए, और आउटपुट जंक्शन पे हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो ये इसके ट्रांजिस्टर का नेम जो है वो उसको जस्टिफाई करता है। तो अब इस बेसिस पे, इसकी वाइसिंग के बेसिस पे डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं ना। तो डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे हम इसके ऑपरेशन को क्लासिफाई करेंगे। वो देखेंगे कि अगर जंक्शन फर्स्ट emitter based junction is forward bias and collector based junction is reverse bias, तो ये है एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन है। मोड ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड पर्पज। सिमिलरली अगर emitter based junction forward bias है, then this condition is known on, तो उस समय की कंडीशन में ट्रांजिस्टर एज ऑन स्विच मींस फुल स्ट्रेंथ पे आता है एंड सिमिलरली अगर बोथ रिवर्स बायस मींस एमीटर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस है, कलेक्टर नोन एज द कट ऑफ रीजन, और इस तरफ से जब ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है तो ऑफ स्विच की तरह वर्क करता है। दैट मींस इसमें वो बात दूसरी है कि इस समय जो है रिवर्स लीकेज करंट कुछ ना कुछ फ्लो कराता रहेगा, प्रैक्टिकल कंडीशंस हैं वो, बट आइडियली इट विल बिहेव लाइक एज अ ऑफ स्विच, है ना। और एक और कंडीशंस होती है दैट इज नॉट मेंशन टू ऑपरेट, दैट इज द इन्वर्टेड एक्टिव मोड, है ना। इसमें क्या है, फॉरवर्ड वाइज जंक्शन इमीटर बेस जंक्शन जो है रिवर्स वाइज होता है, और कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज होता है, बट अ ट्रांजिस्टर इज नॉट डिजाइन सपोज टू ऑपरेट इन दिस मोड वोल्ट as per or as per the knowledge we should know regarding this condition. So now ऑपरेशन ऑफ अ पीएनपी ट्रांजिस्टर एक देख सकते हैं यहाँ पे, तो कैसे ऑपरेट करता है कि बेसिकली क्या होता है कि ये यहाँ पे हमने फॉरवर्ड वाइज कर रखा है। तो इस ऑपरेशन सर्किट को हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक सर्किट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, बोथ आर द सिमिलर। यहाँ एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं करंट कंट्रोल के लिए, तो इसी के थ्रू हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी मेजर कर सकते हैं। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक में क्या करना है आपको कि यहाँ पे इनपुट साइड में आप एक VEE बैटरी लगा रहे हैं, जिससे V एमीटर बेस वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं, और इसके कारण से एमीटर फ्लो होने वाला करंट एमीटर करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। और इसकी जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हम लेते हैं तो VCE मीन्स ये वाला एक वोल्टेज फिक्स कर लेते हैं, पहले 0 वोल्टेज के साथ देखते हैं और फिर इसको रिवर्स वाइज करते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारा एमीटर बेस जंक्शन तो फॉरवर्ड वाइज है ही है, इस पे जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसके रिवर्स वाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, द मेजॉरिटी कैरियर ऑफ एमीटर रीजन, यहाँ के जो पीएनपी लिया है तो यहाँ के जो मेजॉरिटी कैरियर होंगे एमीटर रीजन के रिपेल्ड, ये जो फॉरवर्ड वाइज हमने सप्लाई लगाई है उसके कारण रिपेल होंगे, है बेस की तरफ जाएंगे। तो पोटेंशियल बैरियर जो यहाँ पर एक डिप्रेशन लेयर बनेगा, दैट विल स्टॉप दैट अप टू अ सर्टेन लिमिट, जो भी इसका डिप्लीशन लेयर वोल्टेज होगा, दैट मीन्स
जो डिप्लीशन लेयर जनरेट हुई है, तो मैंने आपको बोला था कि वहां पे एक वोल्टेज होगा दैट कॉल्ड कट इन वोल्टेज फॉर अ डायोड। तो वो कट इन वोल्टेज तक ब्रेक करेगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए अलग अलग रेंज डिफाइन है, दैट मींस सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। तो तब तक अप्रोच करेगा। आफ्टर दैट उस वोल्टेज से जैसे ही ज्यादा हम वोल्टेज यहाँ बढ़ाएंगे, then it will these carriers will cross this base junction and flow through द कलेक्टर जंक्शन, और यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जाना स्टार्ट कर देंगे, तो ये करंट फ्लो आई करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब यह स्पेशलिटी क्या है, विड्थ ऑफ द बेस रीजन इज वेरी लेस एंड ऑल्सो इट इज लाइटली डोप्ड। तो ओनली 2 to 5% ऑफ होल्स ऑफ पेनिट्रेशन रिकम्बाइंड विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। पीपल्स आर ज्वाइनिंग कंटिन्यूअसली। रैनी त्रिपाठी, ठीक है। तो यहाँ से ये पेनिट्रेट करेंगे, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी एमीटर और कलेक्टर के बीच में जो करंट का रिलेशन होगा, उसमें बेस करंट जो है ओनली 2 to 5% का शेयर करेगा। दैट मींस बेस करंट इज वेरी लेस, है ना। तो रिमेनिंग होल्स इंजेक्टेड फ्रॉम द एमीटर 95 to 98% आर एबल टू क्रॉस द वेरी थिन बेस रीजन एंड इंटर कलेक्टर टर्मिनल। कलेक्टर पे और वहां पे जो नेगेटिव सप्लाई से वीसीसी से कनेक्ट है, तो उसके थ्रू जो है सप्लाई पे पहुंच जाएंगे, और उसके कारण जो है करंट फ्लो करेगा, कलेक्टर करंट। तो ध्यान रखने की बात है कि एमीटर बेस कलेक्टर करंट का जो रिलेशन है, आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, and that is true, and in that condition base contribution is only 2 to 5%। दैट द रीजन के बेस करंट कम क्यों फ्लो होता है, उसका कारण ये है कि वेरी थिन बनाया है, डोपिंग लेवल कम है, तो उसके कारण जो पीएनपी कॉन्फ़िगरेशन है, जब पीएनपी ले रहे हैं तब होल्स जो फ्लो होने वाले, और एनपीएन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होने वाले, वो वेरी लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स विल कंबाइन इन द बेस रीजन। So that's why only 2 to 5% of the emitter current will contribute to the base current, है ना। So as each holes reaches the collector, an electron is emitted from the negative terminal of battery and neutralize the holes. Now a covalent bond near the emitter electrode break down. The liberated electron enter the positive terminal of battery BEE, while the hole immediately moves towards the electron junction. This process is repeated again and again, और इस तरह से ये करंट का जो है फॉर्मेशन होता है, एमीटर करंट, कलेक्टर करंट और बेस करंट। तो ये सारे करंट हैं, और सिमिलर वे में हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का देख सकते हैं। यहाँ पे बस फर्क होगा कि जो बैटरी पॉजिटिव फॉरवर्ड वाइज और नेगेटिव वाइज, तो ये इन एनपीएन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, और चेंज हो जाने के कारण करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाएंगे तो करंट बाहर आएगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। ऑपरेशन ये डायग्राम से हम अच्छे से समझ सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी पूछें। कुछ है डाउट या मैं आगे बढ़ता जाऊं? नो सर। चलिए ठीक है, हम मूव कर रहे हैं आगे। जो भी जहाँ पे प्रॉब्लम्स आए वो डिस्कस कर लेना। तो ये जो जनरल पॉइंट्स लिखे हैं, जो हमने पीएनपी में बात करा था, वैसे ही एनपीएन के लिए लिखा है। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, दैट इज द करंट कंपोनेंट्स इन अ ट्रांजिस्टर। तो बेसिकली क्या होता है कि करंट कंपोनेंट दोनों के कारण होता है, होल करंट और इलेक्ट्रोड करंट। जैसा जो नेम है इसका, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बेसिकली क्या होता है कि ये अगर पीएनपी है, तो पीएनपी में होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स। सिमिलरली यहाँ पे एन टाइप रीजन में होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर। तो समटाइम्स इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होगा, बट उसके अपोजिट करंट विल बी डिफरेंट। तो यहाँ से क्या होता है कि ये एमीटर करंट दो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं इसके, एक होल्स के कारण एमीटर करंट और एक इलेक्ट्रॉन्स के कारण एमीटर करंट, है ना। सिमिलरली यहाँ पे जो है ये आई ये पी और पीसी दोनों के कारण, होल्स के कारण एमीटर करंट, और माइनस होगा यहाँ पे
होल्स के कारण कलेक्टर करंट, ये अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो जो रिमेनिंग बचेगा वो बेस करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और यहाँ पे एक जो रिवर्स मींस माइनॉरिटी कैरियर्स है, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण ये जो कलेक्टर होल्स के कारण कलेक्टर करंट है ना, तो ये माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण करंट फ्लो होगा, दैट विल वी विल कॉल इट आईसीओ, है ना। इसको बोलेंगे कि रिवर्स लीकेज करंट एट कलेक्टर जंक्शन विथ एमीटर, एमीटर टर्मिनल ओपन कर देंगे तो भी ये करंट फ्लो करेगा। वो क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि ये माइनॉरिटी कैरियर्स मींस ये पी टाइप है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स विल मूव थ्रू दिस रीजन, तो इसके कारण जो करंट फ्लो होगा वो दैट इज कॉल्ड द रिवर्स लीकेज करंट। तो बेसिकली एमीटर करंट क्या होगा? एमीटर करंट सर आई एन ई क्या था यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स के है ये एमीटर करंट और इलेक्ट्रॉन्स के कारण एमीटर करंट। जब भी होल्स के कारण यहाँ डायरेक्शन एक रेफरेंस डायरेक्शन लेके चली है ना, अल्टीमेटली जब हम कैलकुलेट करेंगे देन वी विल फाइंड द एक्चुअल डायरेक्शन, है ना। तो ये बेसिकली क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इनको होल्स को रिपेल करेगा, तो होल्स इधर मूव करेंगे बट इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे बट करंट तो इधर ही फ्लो होगा ना, अपोजिट करंट और एमीटर करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। होल्स कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे और कुछ होल्स जो है यहाँ बेस पे बेस करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, दैट वी हैव कॉल्ड दैट 2% ऑफ। इस यहाँ कि कलेक्टर में यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना दैट विल क्रिएट सम रिवर्स लीकेज करंट एंड वी विल कॉल इट आईसीओ, है ना। आईसीओ दैट मींस रिवर्स लीकेज करंट एट कलेक्टर जंक्शन विथ एमीटर टर्मिनल ओपन। दैट मींस ये करंट इस कंडीशन में तो फ्लो होगा ही जब हमने वाइसिंग लगा दिया है, इसके अलावा तब भी फ्लो होगा जब एमीटर टर्मिनल को ओपन कर रखा है, क्योंकि रिवर्स लीकेज करंट तो तभी फ्लो होता है क्योंकि वो माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण। तो जो जैसे अगर मैं डायोड की बात कर रहा हूँ तो डायोड में जब हमने कोई भी बैटरी नहीं लगाई है तब डायोड में क्या होगा कि डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाएगा और उसके कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जो डिफ्यूजन करंट फ्लो होने वाला था ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, क्योंकि डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो चुका है और वो अपोज करेगा। मींस जैसे अगर बात करें तो पी टाइप के जो होल्स है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है, तो पी टाइप के होल्स और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स अगर जो जंक्शन के आसपास क्रॉस कर गए हैं तो एन टाइप में पॉजिटिव इमोबाइल आयन छोड़ के आएंगे और पी टाइप में नेगेटिव इमोबाइल आयन छोड़ के आएंगे। तो इसके कारण जब होल्स पी टाइप के एन टाइप की तरफ मूव करेंगे तो वो पॉजिटिव इमोबाइल आयन पॉजिटिव होल्स का अपोज करेंगे और उनको फ्लो नहीं होने देंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पी टाइप रीजन में जो कि माइनॉरिटी कैरियर दैट कैन मूव, तो उसके कारण एक रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होगा, दैट वी कैन आल्सो सी इन द करंट इक्वेशंस। करंट इक्वेशन क्या होती है डायोड की? आई टी इक्वल टू आई जीरो ब्रैकेट ई टू द पावर वी अपॉन ईटा वी टी -1 बेसिकली अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या होगी? आई डी इक्वल टू आई जीरो ई टू द पावर वी अपॉन ईटा वी टी माइनस आई जीरो। दैट मीन्स ये जो आई जीरो है ना माइनस आई जीरो दैट इज द रिवर्स लीकेज करंट एंड दैट इज फ्लोइंग व्हेन दोनों कंडीशन में फॉरवर्ड वाइज में भी फ्लो हो रहा है, रिवर्स वाइज में भी फ्लो हो रहा है। अगर फॉरवर्ड वाइज में हम कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब भी ये फ्लो होगा, तो वहां पे अपोजिट डायरेक्शन में माइनस आई जीरो फ्लो होगा, तो दैट इज द रिवर्स लीकेज करंट, है ना। तो यहां से देखें अभी क्लियर हुआ कि नहीं? बताएं, फटाफट बताएं। सर है ना। तो यहाँ से देखें तो एमीटर करंट क्या है कि दो होल्स के कारण एमीटर और इलेक्ट्रॉन्स के कारण एमीटर, दोनों मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के कारण। तो अकॉर्डिंग टू द डोपिंग लेवल इन थ्री जंक्शन, देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है और किस टर्मिनल्स पे क्या पार्ट रहता है ना। तो डोपिंग लेवल द एमीटर करंट कंसिस्ट ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ द होल्स, है ना। if the emitter is open circuited then IE बराबर 0
आईपीसी वुड बी जीरो, है ना। अगर एमीटर को मैंने यहाँ पे ओपन सर्किट कर दिया है, दैट मीन्स आई करंट फ्लो होने वाला जीरो है। तो मीन्स होल्स तो अब आ ही नहीं रहे एमीटर टर्मिनल पे, दैट मीन्स कलेक्टर टर्मिनल पे भी होल नहीं जाएंगे, तो आईपीसी वुड बी जीरो। अंडर दिस कंडीशन बेस एंड कलेक्टर टुगेदर एक्ट एज अ रिवर्स वाइज, है ना। तो वो बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स वाइज डायोड की तरह काम करेगा, और आईसी इक्वल्स द रिवर्स सैचुरेशन करंट आईसीओ, which consist of the following two parts: INCO caused by the electrons moving across collector junction from P region to N region, और आईपीसीओ दो दो हो जाएंगे यहाँ पे, कि एक इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे कलेक्टर जंक्शन से कलेक्टर जंक्शन पे पी रीजन टू एन रीजन, और सिमिलरली होल्स जो मूव करेंगे कलेक्टर जंक्शन पे एन रीजन टू पी रीजन। तो आईसीओ इक्वल टू आईएनसीओ प्लस आईपीसीओ मींस अल्टीमेट दोनों के रिकॉम्बिनेशन के फ्लो होता है। तो यहाँ अब जनरली हम कह सकते हैं कि जो आईसी कलेक्टर करंट होगा दैट विल आईपीसी ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, और आईसीओ ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इन दोनों के कारण ये करंट फ्लो होगा दैट विल कॉन्स्टिट्यूट आईसी मींस कलेक्टर करंट। और फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए दोनों के लिए ये इक्वेशन दोनों एप्लीकेबल है, दैट मींस आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। और इसकी तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि सिलिकॉन हैज सम एडवांटेज, जनरली ये क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकली बहुत पूछा जाता है कि व्हाई वी प्रेफर सिलिकॉन ओवर जर्मेनियम। तो एक तो स्मॉलर आईसीबीओ होता है ना, आईसीओ, इसको आईसीबीओ भी कह सकते हैं ना, जो आईसीओ लिखा है मैंने यहाँ पे, इसको आईसीबीओ भी कह सकते हैं। जनरली कॉमन टर्म में ये आईसीबीओ के फॉर्म में यूज होता है इसलिए। तो सिलिकॉन क्रिस्टल हैज फ्यूअर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर। तो इसके कारण क्या होता है, ये रिवर्स लीकेज करंट कम होता है। दैट मीन्स जब हम डिवाइस को ऑपरेट नहीं करा रहे हैं तब कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए आइडियल कंडीशन में, और इस कंडीशन के लिए सिलिकॉन सपोर्टिव है। दैट मीन्स उसका करंट जो है जर्मेनियम के कंपैरिजन में कम होता है ना, ध्यान रखें। और स्मॉल टेम्परेचर के साथ इस पे स्मॉल वेरिएशन, जब अभी कम होगा तो स्मॉल वेरिएशन भी होगा। तो क्या होगा कि जब टेम्परेचर डबल होता है मींस ये आईसीबीओ जो है अप्रोक्सीमेटली डबल विथ ईच 8 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन जर्मेनियम, while it doubles with each 12 डिग्री सेंटीग्रेड राइज फॉर सिलिकॉन। तो यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट भी कम है, और जो वर्किंग टेम्परेचर है सिलिकॉन का वो जर्मेनियम से ज्यादा होता है। कि जनरली जो है सिलिकॉन जर्मेनियम का वर्किंग टेम्परेचर 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वाइल जर्मेनियम 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक विथस्टैंड कर सकता है। तो इसके कारण जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, और इसके अलावा जो मिलिट्री एप्लीकेशंस हैं जहां पे हीट हैंडलिंग मींस टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेबिलिटी डिवाइसेस की ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, वहां पे हम सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं ओवर जर्मेनियम। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर मैं शेयर कर रहा हूं यहाँ पे सेकंड वन। दिख रहा है, ये विजिबल है? बताएं फट, ठीक है ना। तो चलें देखें, अभी क्या है कि मैंने ट्रांजिस्टर के बेसिक्स के बारे में जान लिया। नाउ वी विल सी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, है ना। तो सिंपली क्या करना है आपको, एक टर्मिनल को कॉमन करना है और एक टर्मिनल को इनपुट साइड पर कनेक्ट करना है, दूसरे टर्मिनल को आउटपुट साइड पर कनेक्ट करना है। तो बेसिकली कलेक्टर इज डिजाइंड फॉर आउटपुट वर्क एज आउटपुट, एंड बेस को यहाँ पे मैंने इनपुट पे कनेक्ट कर रखा है। तो ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन है, सिंबॉलिक फॉर्म में भी है और कंस्ट्रक्शनल फॉर्म में भी है। तो तीनों कॉन्फ़िगरेशन यहाँ डिजाइन कर रखी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इनके डिटेल की बात कर रहा हूँ, डिटेल से बात कर रहा हूँ। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से है ना।
तो बेसिकली कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में मुझे क्या करना है कि बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज रखना है, इनपुट पे लेना है, और कलेक्टर एमीटर जंक्शन को रिवर्स वाइज पे रखना है, आउटपुट पे लेना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन तीनों को एनालाइज करेंगे, पैरामेट्रिक एनालाइज करेंगे। पैरामेट्रिक एनालाइज करने में हम ये देखेंगे कि किस कॉन्फ़िगरेशन में मुझे किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो उन रिजल्ट्स के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि इन विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन वी कैन यूज विच टाइप ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो ये देख सकते हैं यहाँ से मैंने वही जो कंस्ट्रक्शनल डिटेल लिखा है, मतलब सर्किट की डिजाइनिंग की डिटेल लिखी है कि कैसे करना है आपको। बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज कर रखा है और इसको इनपुट पे लिया है, यहाँ एसी सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। कलेक्टर एमीटर जंक्शन को रिवर्स वाइज कर रखा है और बैटरी देख सकते हैं, और इसके साथ साथ लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है जिसके थ्रू हम आउटपुट ले रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, दो तरह की डिमांड होती है, एक डीसी बाइसिंग, और फिर हम सिग्नल जो एम्पलीफाई करने के लिए हमें प्रोवाइड करना है हम वो प्रोवाइड करेंगे और उसको देखेंगे कि वो एम्पलीफाई कैसे होता है। तो बेसिकली डीसी करंट गेन की बात कर रहे हैं। जब हमने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया है तो आईसी और आईबी, जब भी कोई भी एसी सिग्नल अप्लाई नहीं किया है तो ये केवल वाइज्ड है, डीसी से वाइज्ड है। डीसी से वाइज्ड होने के बाद क्या होगा, इस जो गेन फैक्टर होगा, गेन फैक्टर वी विल कॉल इट बीटा डीसी, और सिंपली बीटा दैट इज आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट आईसी अपॉन आईबी, है ना। और जब हम एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे तो एसी सिग्नल में करेक्टरिस्टिक के थ्रू रीड आउट करेंगे, उसे बोलेंगे बीटा एसी और बीटा जीरो, दैट इज डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईवी। तो दोनों ध्यान रखना है, एक बीटा, एक डीसी करेक्टरिस्टिक है और एक एसी करेक्टरिस्टिक है। तो डीसी मींस वाइसिंग हम प्रोवाइड करेंगे, डीसी वाइसिंग, और उसके बाद एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे उस टर्मिनल के थ्रू। तो जिससे इनपुट पे अप्लाई करने के बाद आउटपुट में मुझे क्या डिफरेंस आ रहा है दैट वी कैन सी। तो यहाँ से देखें तो कॉमन बेस, यहाँ फ्रॉम कॉमन इसके बाद जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन थी, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ये कंक्लूजन निकला था कि आईसी इक्वल टू बीटा आईवी, है ना, आईसी इक्वल टू बीटा आईवी। तो जनरली फॉर ऑल ट्रांजिस्टर आईवी इज वेरी लेस, आई का 5% होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो बेस करंट है, बेस करंट दैट विल वेरी लेस एंड कलेक्टर करंट विल बी समथिंग लार्ज। अगर इसकी रेंज देखें तो आई के कंपैरिजन में ये 95 to 98% होता है, और इसकी रेंज देखें तो ये 2 to 5% होता है। तो वी कैन से दिस फैक्टर विल हैव सम लार्ज वैल्यू, है ना, अराउंड 50, है ना। तो ये मुझे मालूम पड़ेगा, तो इससे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे करंट गेन जो है मिलेगा मुझे, है ना, करंट गेन मिलेगा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो बीटा इज ग्रेटर देन 20, यूजुअली 20 to 500 होता है। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड व्हेन appreciable current gain as well as voltage gain is required। तो करंट गेन तो यहाँ से दिख ही रहा है, वो वोल्टेज गेन में देखें तो ये रिवर्स वाइज वोल्टेज है, दैट मींस आउटपुट वोल्टेज कैसा है, रिवर्स वाइज वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज कैसा है, फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज। तो वी कैन सी दैट हमने रिवर्स वाइज कंडीशन और फॉरवर्ड वाइज कंडीशन दोनों एनालाइज की थी इन द केस ऑफ डायोड। तो क्या देखा था हमने कि रिवर्स वाइज में समथिंग हाई वोल्टेज वी हैव टू अप्लाई एंड इन फॉरवर्ड वाइज some low voltage we have to apply। तो दोनों का रेशो देखेंगे then we will find some ratio that is more than 1, that means we are getting some voltage gain। तो voltage gain भी मिला इस कंडीशन में, करंट गेन भी मिल रहा है, that means हमारे जो रिक्वायरमेंट थी एम्पलीफायर से एम्पलीफिकेशन के लिए, that means we are getting some gain, power gain, है ना, voltage gain multiplied with the current gain, we will ultimately we will get some power gain। that's why this configuration is suitable for the amplification purpose, है ना। टोटल कर, हाँ बोले बोले फटाफट सर बोले। यहाँ पे वोल्टेज गेन कैसे मिल रहा है, एक और बार बता दीजिए। हाँ देखो देखो, एक्चुअली जनरली ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं बताया जाएगा, है ना। तो ये हमें इस सर्किट से समझना पड़ता है कि आप ये एक डायोड के लिए, मैंने आप जब डायोड के लिए बात किया था तो रिवर्स वाइज कंडीशन में वी विल अप्लाई सम हायर वोल्टेज फॉर द रिवर्स वाइज, है ना। और जब ये करंट फ्लो कराएंगे ना
ये जब करंट फ्लो कराएंगे, इसके बाद हम जब VI कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो वहां पे भी आपको दिखेगा कि सम हाई वोल्टेज वी हैव टू अप्लाई फॉर द रिवर्स वाइज, है ना। एंड यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, इतना ही वोल्टेज रिक्वायर्ड है मुझे यहाँ पे करंट फ्लो कराने के लिए, है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड वोल्टेज जो इमीटर बेस वोल्टेज होगा दैट इज समथिंग अराउंड 1 वोल्ट, है ना। और रिवर्स वाइज में अराउंड 5 वोल्ट 10 वोल्ट इस तरह के वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे इस करंट को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे एक्चुअल क्या है कि रिवर्स वाइज जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वी विल फाइंड सम मोर करंट, बेस करंट फ्लो हेयर, है ना। तो अब इन दोनों करंट की, दोनों वोल्टेज की जो रेंज है वो रेंज को आप देख सकते हो। एक रिवर्स वाइज वोल्टेज है दैट विल समथिंग हाई वोल्टेज and forward wise voltage that is something low voltage. So reverse wise voltage that we are applying at the output terminal and forward wise voltage that we are applying at the input terminal. तो गेन के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड होता है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय input voltage, that means output voltage is the reverse wise voltage that is something more voltage, and input voltage is the forward wise voltage that is something less voltage. तो इन दोनों वोल्टेज की रेंज के बेसिस पे वी कैन से दैट इट विल बी ग्रेटर देन 1 और सम क्वांटिटी दैट इज that we can say it is in the range of the gain, है ना। gain means ऐसी क्वांटिटी जो 1 से ज्यादा हो, है ना। तभी आउटपुट पे जो आपको वोल्टेज मिल रहा है और इनपुट पे जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया उससे ज्यादा अगर आपको वोल्टेज मिल रहा है तो we are categorize it into the category of the gain. So that's why we are getting here voltage gain, है ना। ये क्लियर हुआ आपको? बताएं फटाफट। यस सर। जब हम करेक्टरिस्टिक से रीड आउट करेंगे ना, करेक्टरिस्टिक से, तो मैं क्या लूंगा कि आउटपुट वोल्टेज होगा VC और इनपुट वोल्टेज होगा VB। तो VB ये रेंज कितनी होगी, 0.3 और 0.7 वोल्ट सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए होता है। तो उसके बाद ये जितना हम बढ़ाएंगे बट इस रेंज में तो नहीं आएगा सी की रेंज में, क्योंकि समथिंग मोर वोल्टेज 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट इस वोल्ट में जब हम करेक्टरिस्टिक पे अप्लाई करते हैं तो वहां इस रेंज में रखते हैं। तो जब इस वोल्टेज से लेस वोल्टेज से हायर वोल्टेज को डिवाइड करेंगे देन वी विल फाइंड सम हायर फैक्टर एंड दैट इज कॉल्ड एज गेन ऑफ द एम्पलीफायर, है ना, वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर। तो वी विल गेट सम वोल्टेज गेन। अभी यहाँ एनालिसिस करने वाली बात क्या है कि टोटल कलेक्टर करंट। तो टोटल कलेक्टर करंट के लिए मैंने यहाँ पे फिर से कनेक्ट कर रखा है ये बेस टर्मिनल को, ये बेस, ये एमीटर, है ना, और ये रिवर्स वाइज कलेक्टर पे इसमें। तो ये दो, ये जो करंट है ये रिवर्स लीकेज करंट IC विथ बेस ओपन, ये आई रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होगा। तो इसके कारण जो कलेक्टर करंट होगा, कलेक्टर करंट IC विल बी इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO, है ना। अब इनकेस IB बराबर 0 तो ये लीकेज करंट तो फिर भी फ्लो होगा क्योंकि इसके लिए वाइसिंग की जरूरत नहीं है, फॉरवर्ड वाइस ये ना भी हो तब भी ये रिवर्स वाइस जंक्शन पर करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से हम एज पर द रिलेशन IE इक्वल टू IB प्लस IC इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का रिजल्ट है जो हम अभी देखेंगे। जनरली मैंने कॉमन इमीटर एज एन एम्पलीफायर पहले यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि हमारी नीड वही है, बाकी कॉमन बेस से स्टार्ट करना चाहिए था तो ये अल्फा फैक्टर समझ में आ जाता। अभी देखेंगे अल्फा फैक्टर बेसिकली क्या होता है, IC अपॉन IE, है ना। तो IC अपॉन IE, है ना, I तो वो फैक्टर क्या है, IC इज द लेस देन I, तो ये लेस देन 1 मिलता है कॉमन बेस में। तो लेस देन 1 मिलने के कारण क्या होता है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफिकेशन के लिए सुटेबल नहीं होती है। तो वहां से जो हमने रिजल्ट निकाला था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में IC इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO, और यहाँ से IE की जगह IB प्लस IC रख दिया है, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है और इसको मैनिपुलेट किया है इस इक्वेशन को। तो ये मुझे मिल गया IC इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा ICBO। अब इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकता हूं। तो इस इक्वेशन को साथ कंपेयर करने पर मुझे मिलेगा बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। देखिए अल्फा अगर मान लीजिए कि लेस देन 1 है
तो लेस मान लीजिए कि 0.9 है, तो ये 0.9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.9 0.1, ये कितना हो गया 0.9 डिवाइडेड बाय 0.19 हो गया, दैट मीन समथिंग ग्रेटर क्वांटिटी देन 1, है ना। सिमिलरली ICO ये क्या हो गया 1/1 माइनस अल्फा ICO, और इसको भी देखें अगर 1/1 माइनस 0.9 तो ये 0.1 दैट मीन्स 10 ICBO। तो जो करंट है दैट इज ICO इज द 10 टाइम्स ऑफ ICBO। ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में रिवर्स लीकेज करंट है ना। तो ये कह सकते हैं हम यहाँ से ये क्या होगा ICO कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की जो एक्सप्रेशन होगी ICO C इज इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO, है ना। तो ये रिलेशन है, अल्फा क्या होता है IC अपॉन IE दैट इज लेस देन 1, बीटा इक्वल टू IC अपॉन IB दैट इज ग्रेटर देन 1, और ये रिलेशन से हम मैनिपुलेट करें तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा और बीटा इक्वल टू अल्फा इन दोनों में आपस में हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। कुछ इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं सिंपल टाइप के। ऐसा होता है कि इन NPN सिलिकॉन ट्रांजिस्टर अल्फा इक्वल टू 0.995, I इक्वल टू 10 मिली एम्पियर एंड लीकेज करंट ICBO इक्वल टू 0.5 माइक्रो एम्पियर, डिटरमाइन ICEO। तो देख सकते हैं यहाँ से IC इक्वल टू अल्फा I प्लस ICBO रख दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे मिल गया 9.9505 मिली एम्पियर। नाउ IB इक्वल टू IC माइनस IE माइनस IC, तो 0.0495 मिली एम्पियर, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो कैलकुलेट कर लिया 199 आ रहा है यहाँ पे ये, और IC इक्वल टू बीटा IB प्लस ICO, तो ICO इक्वल टू IC माइनस बीटा IB कैलकुलेट किया, देन वी विल फाइंड ICO इक्वल टू 100 मिली माइक्रो एम्पियर। सिमिलर क्वेश्चंस दूसरे देख सकते हैं, इसी टाइप के फॉर्मूलेज के बेस पे है, बट प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आएंगे। ये है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। शुड आई कंटिन्यू और वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर? बताएं फटाफट। अरे भाई बोलो। सर नेक्स्ट लेक्चर। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। चलो टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश हियर। हो गई क्लास।